चुनाव आयोग तो देश की जनता की आंखों में धूल नहीं झोंक रहे, आप मिर्चा झोंक रहे। या राहुल गांधी के आरोप अगर गलत होते तो राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा करता। चुनाव आयोग चोरी करता है। नमस्कार। चुनाव आयोग भाजपा की भाषा बोल रहा है, सवालों के जवाब देने के बजाय धमकियां दे रहा है। एक बॉम्ब तो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को एक्सपोज करके फोड़ा और दूसरा बॉम्ब विपक्ष फोड़ने जा रहा है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाकर। दोस्तों, बहुत कुछ हो रहा है देश में। चुनाव आयोग ने जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है तब से चुनाव आयोग पूरी तरीके से और भी ज्यादा एक्सपोज हो चुका है। सब पर बात करेंगे। हमारे साथ आज प्रोफेसर रविकांत जी हैं। रविकांत सर, चुनाव आयोग के मुख्य अधिकारी ज्ञानेश कुमार धमकियां देने लगे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये संवैधानिक संस्था है और उसके जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका इस तरह से बात करना ये बताता है कि अब चुनाव आयोग वास्तव में चुनाव आयोग नहीं है। और राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे कि वो एक पार्टी की तरह से काम कर रहा है, बजाय लीडर ऑफ अपोजिशन के सवालों के जवाब देने के आप केवल भाषणबाजी करेंगे, लंबी भाषणबाजी। जो आरोप थे जनता के सामने, लोगों के सामने, देश के सामने, आपको उन सवालों के जवाब देने चाहिए थे, लेकिन बजाय जवाब के आप धमकी दे रहे हैं कि राहुल गांधी सिग्नेचर करें, शपथ पत्र दें, और अगर नहीं देते हैं तो 1 सप्ताह में माफी मांगे, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये क्या, ये चुनाव आयोग है या ऐसे लग रहा है जैसे डॉन होता है मुंबई में बैठा हुआ है, वो धमकी दे रहा है। ये भाषा जो है वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की नहीं है। तो ये सीधे तौर पर आपको देखने से ये नहीं लग रहा है कि जो भाषा भाजपा नेताओं की होती है, माफी मांगो, जिस तरह की भाषा, वैसे ही भाषा कुछ ज्ञानेश कुमार जी बोल रहे हैं कि आपने शपथ पत्र पर साइन करके नहीं दिया तो माफी मांगिएगा। हाँ, डेफिनेटली। ये हमें तो कई बार लगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से भी आगे निकल गए हैं ज्ञानेश कुमार जी। तो जिस तरह की धमकी वाले अंदाज में, और तर्क क्या है आपके पास कि साहब जो मकान नंबर 0 है तो वो मकान नंबर है नहीं, 88 लोग रह रहे हैं, फुटपाथ पर रह रहे हैं, हम वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दे सकते हैं क्योंकि बहू बेटियों की लाज की बात है। अरे साहब, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करवा क्यों रहे हैं? करोड़ों रुपए वीडियो रिकॉर्डिंग पर खर्च क्यों कर रहे हैं? और ये सबूत इसी के लिए भाई, इसके पहले कि जो चुनाव आयुक्त थे उन्होंने जो प्रक्रिया अपनाई, सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए, तो क्या इसके लिए देखिए कि आप वीडियो रिकॉर्ड करके अपने घर में रख लीजिए? ये इसी के लिए थी, कोई आशंका हो तो कम से कम उन वीडियो रिकॉर्ड्स के जरिए आप बता सके कि भाई यहां चूक हुई है। बजाय इसके धमकी भरे अंदाज में आप कह रहे हैं कि माफी मांगनी पड़ेगी। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन बैठा हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में। लेकिन अच्छा, किसी तरह का कोई डर दिखाई नहीं दे रहा है, झूठ पर झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी, क्योंकि उन्होंने ये बात कही कि राहुल गांधी ने जो डेटा दिखाया है वो डेटा बिल्कुल झूठा है, वो फेक है, वो सही नहीं है। आपको क्या लगता है? क्योंकि राहुल गांधी जो डेटा दिखा रहे थे वो उनका अपना कहीं से लाया हुआ डेटा नहीं था, वो चुनाव आयोग का ही डेटा था जो उन्होंने लोगों के सामने रखा। अब इस पर चुनाव आयोग ये जरूर कह रहा है कि हाँ, चूक जरूर हुई है, लेकिन वो मानवीय त्रुटि है, और अब वो ये भी कह रहा है कि वो जो है सब फेक है, गड़बड़ है। नहीं, एक्चुअली जो लपेटने की कोशिश कर रहा है चुनाव आयोग, उससे और ज्यादा वो एक्सपोज हो रहा है। हाँ। पहले तो आप मानने के लिए ही तैयार नहीं थे। पहले आपने कहा कि ये भ्रामक आरोप है राहुल गांधी का। फिर कुछ समय के बाद आप कहते हैं कि 0 नंबर हो सकता है। फिर आप कहते हैं कि आपको शपथ पत्र देना होगा, तब हम आपके आरोप को मानेंगे। फिर आप ये कहते हैं कि नहीं, उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ियां हो सकती हैं, मानवीय चूक है। अरे आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? चुनाव आयोग ये स्पष्ट करे कि वो कहना क्या चाहता है। या तो जो आरोप है उन आरोपों के वो जवाब दे और उसके बाद राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करे, मानहानि का मुकदमा ठोके कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप जिम्मेदारी से बात नहीं कर रहे हैं। सर, कायदे से होना क्या चाहिए था? आपने कहा कि आपको लग रहा है कि वो आंकड़े सही नहीं है, तो आपको आंकड़े, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आपको आंकड़े लेकर के आते ना, आप दिखाते फला नाम के व्यक्ति की ये पूरी डिटेल है, ये डिटेल है, ये डिटेल है। देखिए, आपने झूठी चीज दिखाई, हम आपको महादेवपुरा के सारी डिटेल लेकर के आए, लीजिए देखिए। आप भी करते प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप भी करते, दिखाते पीपीटी, आपने क्यों नहीं दिखाई? आप बस फेक कहकर निकल लिए। मतलब क्या चुनाव आयोग देश की जनता को मूर्ख समझ रहा है क्या, रविकांत सर? नहीं, बिल्कुल धमकी भरे अंदाज में। और जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकायदा पीपीटी के जरिए उन्होंने
सारी चीजें दिखाई कि देखिए इसमें फोटो नहीं है, इसमें मकान नंबर नहीं है, एक मकान में इतने लोग रह रहे हैं, इनकी उम्र इतनी है, जी तो आपको निश्चित रूप से उन तथ्यों की बारीक जांच करने, सबसे पहला तो काम यह था चुनाव आयोग का कि लीडर ऑफ अपोजिशन के उन आरोपों का वो जांच करता, और जांच करने के बाद कहीं कोई त्रुटि होती, कोई चूक होती, तो वो उसको एक्सपोज करता, स्वीकार करता, या राहुल गांधी के आरोप अगर गलत होते तो राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा करता। बिल्कुल आपने करता। कोई जांच की क्या? कहीं नहीं। आप धमकी भरे अंदाज में चले आते हैं। पहले वाले थे वो शायरी सुनाते थे, ये धमकी दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप देश की जनता की आंखों में धूल नहीं झोंक रहे, आप मिर्चा झोंक रहे हैं। देश के लोगों को आपने बेवकूफ समझ रखा है। लेकिन मैं बताऊं ना आपको प्रज्ञा जी, इसके बाद राहुल गांधी की बात और ज्यादा मजबूती से विश्वसनीय हो चुकी है। लोग कह रहे हैं कि अब तो ये सिर्फ दाल काली नहीं है, दाल में काला नहीं है, ये पूरी दाल ही काली है, खेल कुछ हो रहा है। रविंद्र सर, आज से पहले तक कुछ तो डर होता था, संवैधानिक संस्थाएं इतना खुलकर झूठ नहीं बोलती थी, इस तरीके की चीजें पहले देखने को नहीं मिली। आज क्या हो गया है, क्या अंतर आ गया है जिसके बाद किसी तरह का कोई डर, कोई खौफ, झूठ बोलने से कोई परहेज, एकदम सीना ठोक कर झूठ बोला जा रहा है? प्रज्ञा जी, ये अघोषित आपातकाल है, और राहुल गांधी कई साल से इस बात को कह रहे हैं कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो पूरे तरीके से कमजोर कर दी गई हैं, और उस पर अपने सरकार ने, पार्टी ने, जो सत्ताधारी पार्टी है उसने अपने पिट्ठू लोगों को बिठा रखा है, और उनके दिशा निर्देश पर जो भी संवैधानिक संस्थाओं के प्रधान है वो काम कर रहे हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो। 2023 का जो नियम बदला इन्होंने, जिस नियम में यह है कि कोई भी चुनाव आयोग के जो अधिकारी है उनके खिलाफ कोई एफआईआर या फिर कहीं पर शिकायत नहीं दर्ज हो सकती किसी भी राज्य में। तो क्या ये नियम इसीलिए बदला गया, जानबूझ करके रणनीति के तहत बदला गया, ताकि जो चुनाव आयोग जिस तरह की वोट चोरी के आरोप विपक्ष लगा रहा है, इस तरह के आरोपों के बाद भी उन पर कोई शिकायत ना कर पाए, उन पर किस तरह की कोई एफआईआर दर्ज ना हो पाए, और वो जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो बिना डरे हुए करते रहे? हाँ, अगर कोई आपको डर नहीं था तो ये नियम बनाने की जरूरत क्या थी भाई? मैं अगर चोर नहीं हूं तो मुझे पुलिस से डरने की क्या जरूरत है, मुझे कानून से डरने की क्या जरूरत है? डरता वही है जो गलती करता है, जो चोरी करता है। अब आपने फ्री कर दिया कि आपके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होगी, हम आपको सुरक्षित कर दे रहे हैं, तो अब आप डकैती डालिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो सरकार है वो इतनी डरी हुई है क्योंकि लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। और मैं तो कई साल से इस बात को कह रहा हूं कि 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक भी चुनाव नहीं जीता है। केवल और केवल चुनाव आयोग के जरिए मैनेजमेंट चल रहा है, खेल चल रहा है अंदर खाने। और अभी जो खेल चल रहा है कि सरकार ने अपने लोगों को बिठा रखा है और वो किसी भी कीमत पर नहीं झुकेंगे, और उन्हें कोई लोक लाज नहीं है, कोई शर्म नहीं है, पूरी ठिठुराई के साथ जवाब दिए जा रहे हैं। पत्रकारों के आप सवाल कल सुन लिए, आपको गर्व होगा पत्रकारिता पर, जिन कुछ लोगों ने ऐसे सवाल पूछे, टू द पॉइंट सवाल पूछे, लेकिन फिर भी चुनाव आयुक्त ने एक भी सवाल का कोई सही जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी के जवाब को तो छोड़ दीजिए, है ना। और आप हलफनामा मांग रहे थे तो अखिलेश यादव ने 2018 में कितने हलफनामे सिग्नेचर करके दिए थे, आज तक क्या हुआ? क्या गारंटी है कि उसके बाद भी आप जांच कराएंगे कि नहीं कराएंगे? उस पर ये बोल रहे हैं कि हलफनामा दिया, ये गलत है, हमारे पास आया ही नहीं, हमें मिला ही नहीं हलफनामा। हाँ, तो राहुल गांधी भी हलफनामा दे देंगे, आप कहेंगे नहीं आया, कौन क्या कर लेगा? काहे से तो पहली बात तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, राहुल गांधी ने कहा कि जो भी हमने डेटा यूज किया वो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर है। अब चुनाव आयोग का हाल देखिए कि वहां से आपने सारा डेटा डिलीट कर दिया, फिर आपने वो जो पीडीएफ फॉर्म है उसको लगाया ताकि आप डाउनलोड करने में और आपको जांच करने में महीनों लग जाए। तो भाई चोरी क्यों कर रहे हैं? सीधा दिख रहा है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, ये जो खेल चल रहा है। लेकिन जनता की, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता का शासन होता है। आज बुरी तरीके से चुनाव आयोग एक्सपोज हो चुका है, सरकार एक्सपोज हो चुकी है। इसलिए जरा आप मोदी जी को और अमित शाह के चेहरे को देखिए, कॉन्फिडेंस क्या है, और राहुल गांधी को देखिए आप, वो व्यक्ति जो लगातार चुनाव हारा है उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, और जो सत्ता में है उनका कॉन्फिडेंस देखिए, डिगा हुआ है, चेहरे से दिख रहा है कि चीजें गड़बड़ है।
आप चुनाव को किसी तरीके से मैनेज करके जीत रहे थे, और अब वो चोरी पकड़ी गई है। बेशर्मी आप कितना भी लाद लें, तो लेकिन अब एक इनर विपक्ष को क्या सेंस करना चाहिए रविकांत सर? क्या विपक्ष अभी भी ये मानकर बैठा है कि वो शिकायत करेगा और चुनाव आयोग उन शिकायतों की निष्पक्ष जांच करेगी, आगे जो चुनाव होंगे उनको वो निष्पक्ष तरीके से कराएंगे, साफ सुथरा कराएंगे? नहीं, ये बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई, उसके आधार पर हम सब जानते हैं कि चुनाव आयोग से आपको कोई उम्मीद नहीं हो सकती है, तो आप या तो सुप्रीम कोर्ट मूव कर जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा टाइट किया है चुनाव आयोग को, जी। या फिर जो विपक्ष अभी तैयारी कर रहा है कि हम महाभियोग लेकर के आएंगे। महाभियोग से ये भी है कि हाँ, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन कम से कम चर्चा होगी इस पर, पूरे देश में एक नैरेटिव बनेगा। और अभी जो लोग बचे हुए हैं, जहां तक ये आवाज नहीं पहुंची है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, महाभियोग के बाद कम से कम जनता की निगाह में, जनता की आंखों में ये ज्यादा और एक्सपोज होंगे। तो भले ही आप में लोक लाज नहीं है, भले ही शर्म नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में जब आप जनता की निगाह में गड़बड़ हो जाते हैं, तो फिर कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती, फिर आपको जाना ही पड़ेगा। और दूसरा, राहुल गांधी ने कहा कि हम लोगों के बीच में जाएंगे, हम लोगों से अपील करेंगे, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिसमें मास अपील है। ये कोई एक वर्ग का मामला नहीं है कि केवल किसानों का हो या केवल मुसलमानों का हो। ये तो इस देश के सबसे कमजोर, वंचित, दलित, पिछड़े, महिलाएं, इन सब का मुद्दा है, सबका वोटिंग राइट का मामला है। आप कह रहे हैं साहब घुसपैठिए थे, जो 65 लाख का मामला था, तो घुसपैठिए थे, तो आपने एड्रेस कहां से जीरो दे दिया? बताइए ना आप कितने। और गृह मंत्री क्यों बैठे हुए हैं? उनको तो रिजाइन कर देना चाहिए। घुसपैठिए अगर आ रहे हैं, 10 साल के भीतर इतने आए हैं, तो क्या गृह मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है? तो आप जो झूठ बोल रहे हैं, झूठ, जब एक झूठ को छिपाने के लिए आपको 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। लेकिन जनता इस समय इस बात को समझ रही है कि चुनाव आयोग केवल और केवल झूठ बोल रहा है, सच्चाई राहुल गांधी के जबान से आ रही है। इसलिए कल एक वीडियो वायरल हुआ था एक छोटे से बच्चे का, और उससे जब पूछा कि प्रधानमंत्री कौन है, उसने बड़ा नाम बताया कि मोदी जी हैं। मोदी जी अच्छे लगते हैं? उसने कहा नहीं अच्छे लगते हैं। क्यों नहीं लगते हैं? मोदी जी वोट चोर हैं। किसने बताया? तो बोला राहुल गांधी का एक वीडियो देखा था। तो उसे राहुल गांधी पर विश्वास है उस बच्चे को, और वो कह रहा है कि मोदी जी वोट चोर हैं, इसलिए हमको अच्छे नहीं लगते हैं। तो जहां नैरेटिव इतने जमीन तक पहुंच जाए, इस तरह से पहुंच जाए, तो वहां ये सरकार समझ ले कि अब वो अलार्म बज चुकी है। अच्छा, ऐसा ना हो कि जो बिहार में चल रहा है, जेपी का मूवमेंट वहीं से खड़ा हुआ था। बिल्कुल बिहार में जिस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी की रैली चल रही है, रैला है, और वो रैला कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव आयोग के कार्यालय पर पहुंच जाए। आपने 300 सांसदों को तो नहीं घुस जाने दिया था, सारी बैरिकेटिंग आपने लगा दी, गाड़ियों में भर भर के। मतलब क्या हो गया इस लोकतंत्र को? मतलब विपक्ष का तो कोई मान सम्मान रह ही नहीं गया। अगर उनकी एक डिमांड थी कि हम चुनाव आयोग तक जाएं, हम अपनी बात कहें, तो साहब कौन सा अपराध कर रहे थे वो? ये माननीय सांसद हैं, आपने, देश की जनता ने बनाया है, और पार्लियामेंट में बहस करते हैं वो। तो ये जो अब एक तरह से प्रयास है, मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि जनता के बीच में ये आवाज चली गई है, और राहुल गांधी की विश्वसनीयता लगातार बढ़ रही है, उनका क्रेज बढ़ रहा है, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, और नरेंद्र मोदी उतनी ही तेजी से अविश्वसनीय हो रहे हैं। हर आदमी बोलता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप वोट चोरी कर रहे हैं, आप चुनाव को हाईजैक कर रहे हैं। तो ये जो नैरेटिव एक बन रहा है, वो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करने वाला है, और सबसे ज्यादा जो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो संवैधानिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा को कमजोर कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए। पार्टियां तो कमजोर होती हैं, अविश्वसनीय भी होती हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं का मजबूत रहना, उनका विश्वसनीय रहना, ये लोकतंत्र के लिए जरूरी होता है। चुनाव आयुक्त जो काम कर रहे हैं उससे उन व्यक्तिगत उनका जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग की जो गरिमा गिरा रहे हैं वो, ये मुझे लगता है कि कतई माफी के काबिल नहीं होगी। और राहुल गांधी ने जो कहा कि आज जो सोच रहे हैं कि बच जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे, कहां जाएंगे आप? कल को आपकी भी जांच होगी, और फिर आपकी जगह वही होगी जहां होना चाहिए। जो आप कर रहे हैं उसका परिणाम तो आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से सीना ठोक कर चीजें बताई जा रही हैं, झूठ बोला जा रहा है, कुछ भी तर्क, कुछ भी तथ्य रहे हैं, जैसे आज ज्ञानेश कुमार जी ने जो बात कही थी कल कि हम वीडियो फुटेज नहीं दिखा सकते, सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते, क्योंकि बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है।
कमाल कर रहे हैं। आप मुस्लिम महिलाओं के बुरखे चेक करवा रहे हैं, उनके नकाब हटवा रहे हैं, उसकी वीडियो हर राज्य में, हर जिले में चुनाव होते हैं, इतनी भयानक वीडियो होती है, कहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह के चुनाव दिखाए जाते हैं। और आज आप, आपके खुद के नियम में पहले था कि 45 दिन तक आप वीडियो रिकॉर्डिंग रखते हैं, और अब आप, क्या उससे नहीं भंग होती है प्राइवेसी? और अब आप कह रहे हैं कि प्राइवेसी भंग हो रही है। मतलब इस तरह के तर्क जो दे रहे हैं, ये कितने बचकाने, फूहड़, बकवास तर्क दे रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी। आपको क्या लगता है, इस तरह के तर्क जब आम लोगों के बीच जाएंगे तो ये क्या असर पड़ेगा लोगों में? देखिए, पहली मर्तबा तो मुझे लगता है कि ये बात गई होगी, लोगों को अचानक लगा होगा, क्योंकि ये जो पूरा भाषण था वो स्क्रिप्टेड था। इसीलिए कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि साहब आपने जो मिला है, आप स्क्रिप्ट वो आपने पढ़ दी है। हाँ, लेकिन ये बेहद बचकाना तर्क है। बिल्कुल। क्या कोई ये जो वीडियोग्राफी हुई है इसमें कोई अश्लीलता है क्या? मतलब वो वोट डालने महिलाएं, बहन, बेटियां जो जा रही हैं, तो क्या क्या वो अश्लील काम है क्या वोट डालना? मतलब आप जी, इतना बड़ा आरोप जो लगा रहे हैं, आप सोच नहीं सकते कि आप क्या कर रहे हैं। वोट डालना इस देश के नागरिकों का बुनियादी अधिकार है, और आप उसको जिस तरीके से कह रहे हैं, ये तो अपमान कर रहे हैं, उन बहन बेटियों का अपमान कर रहे हैं। तो ये बेहद बचकाना ही अच्छा, नहीं, इनके बहुत पास जो वोटर अपमानजनक लिस्ट तर्क है। होती है लिखित वाली, उसमें भी तो फोटोज होते हैं, नाम होते हैं, और कोई भी देख सकता है, उसमें प्राइवेसी भंग नहीं हो रही है। कैसे इस तरह के तर्क और कहां से लेकर आ रहे हैं? और और इनको कोई कौन सी डर भी नहीं है कि हम इस तरह के तर्क देंगे तो फिर लोग तो सुन लेंगे, लोग तो अंधे हैं, उनके पास कान नहीं है, उनको तो जो हम कहेंगे वही सुनाई देता है। दरअसल प्रज्ञा जी, जब कोई जवाब नहीं होता है तो आदमी इसी तरह के बचकाने, हल्के, थितराई पूर्ण तर्क देता है। अब ज्ञानेश कुमार के पास कहने के लिए क्या था? दबाव उनके ऊपर होगा, कोई डर होगा, कोई प्रलोभन होगा। कुछ लोगों ने कहा भी ना कि रिटायरमेंट के बाद का उन्होंने अपने आप को सेव कर लिया है। तो जब आप इस मंशा से बैठ जाते हैं किसी भी सीट पर कि हमें जो कहा जा रहा है हम वो करेंगे, तो आप न्याय नहीं कर सकते, आप उस संवैधानिक संस्था की प्रतिष्ठा को नहीं बचा सकते, तो फिर आप इस तरह के तर्क देने लगते हैं। और मुझे लगता है कि बेहद अपमानजनक तर्क हैं, और उस पूरे संस्था की प्रतिष्ठा को कमजोर करने वाले तर्क हैं, और बहन बेटियों से इसको जोड़ करके मुझे लगता है कि उनका भी आप अपमान कर रहे हैं। इसमें कोई भी ऐसी प्राइवेसी नहीं है जिसको आप, क्योंकि वोट डालना तो ये लोकतंत्र का उत्सव है। सन 52 से लोकतंत्र का जो उत्सव चल रहा है, चुनाव आयोग का तो ये काम रहता है कि आप मैक्सिमम लोग वोट डालने के लिए आए। बिल्कुल पहले सही बात। होता था 80-90 के दशक तक, बड़ी बहू, मझली बहू, छोटी बहू, उस समय वो मुंह नहीं देखा जाता था। लेकिन अब तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी है कि कहीं कोई फर्जी वोटिंग ना हो, कहीं कोई आदमी गलत ना करे, उसके लिए बाकायदा वीडियोग्राफी होती है। अब जी, ये जो आरोप लग रहा है कि फर्जी वोटिंग हुई, हम साहब नहीं, वीडियोग्राफी नहीं दे सकते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है, अब इसमें कोई कहीं से संदेह नहीं है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने ये बड़ी गलती कर दी है इस तरह के तर्क दे करके। इससे तो अच्छा होता वो खामोश रहते, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते, तो लोगों को थोड़ा संदेह होता, संदेह का लाभ मिलता चुनाव आयोग को। लेकिन कल से तो वो पूरे तरीके से एक्सपोज हो गए हैं कि चुनाव आयोग अब केवल मिली भगत नहीं है, वो पूरी पार्टी की तरह काम कर रहा है। और जो कहा जा रहा है कि यहाँ पे इस पार्टी को जिताना है, उसको जिताना है, इतना फर्जी वोटर, महाराष्ट्र का आपने जवाब नहीं दिया, 40 लाख वोटर कहां से आ गए? फर्स्ट टाइमर वोटर इतने कैसे आ गए? और महिलाओं के एड्रेस, चलो हम मान लें कि महिलाओं की मानवीय चूक हो सकती है कि एज में कुछ हो जाए, 29 की जगह 129 हो जाए, मैं मान सकता हूं कि ये मानवीय चूक है। लेकिन एड्रेस घर का जीरो कैसे हो सकता है? एक मकान में 88 लोग कैसे हो सकते हैं? ये चूक नहीं हो सकती। नाम में हम चूक मान सकते हैं कि भाई किसी नाम में स्पेलिंग में गड़बड़ी हो जाए, लेकिन ये कैसे हो सकता है पिता का नाम और पता ABCDD ये सब लिखा हुआ है? इसका क्या मतलब है कि आप सर, फर्जी चूकी कुत्ते के नाम नाम पर करके वोटर लिस्ट बन जा रही है, ट्रंप के नाम पर वोटर लिस्ट बन जा रही है। इतनी मानवीय मकान, त्रुटियां होती रहेंगी तो चुनाव हो गया फिर। नहीं, इतनी सारी टेक्नोलॉजी है फिर भी मानवीय त्रुटियां हो रही हैं। हाँ, बिल्कुल। आपके पास सारे संसाधन हैं, इस देश के करोड़ों लोगों का टैक्स आपको जा रहा है फंड के रूप में, फिर भी मानवीय त्रुटियां हो रही हैं। सारी मशीनरी आपके हाथ में, फिर भी मानवीय त्रुटियां हो रही हैं। अच्छा, एक कभी आप बात और कहते बड़ा हैं, सीना ठोक कर बोल रहे थे ज्ञानेश कुमार जी कि एक भी शिकायत नहीं आई है, इस पर क्या कहेंगे आप? अब ये शिकायत नहीं थी तो क्या था? हम्म। शिकायत कैसे जाएगा? आप जब बोलेंगे किसी को शिकायत है, सुप्रीम कोर्ट जाए,
इस देश के साधारण व्यक्ति की हिम्मत है क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा? नहीं, संजय सिंह कह रहे हैं कि हमने आपको लिखित में शिकायत दी, आपने कुछ नहीं किया। अखिलेश यादव प्रतिलिपियां बांट रहे हैं कि देखिए हमने तो पूरा एफिडेविट में आपसे शिकायत करी, आप कुछ नहीं कर पाए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, दुनिया को दिखा दिया कि क्या कुछ हो रहा है। तो अभी भी ये बोल रहे हैं किसी ने शिकायत नहीं की, तो ये किस मुंह से बोल पा रहे हैं? नहीं, वो तो जो जो उन्होंने सोच लिया है कि हमें क्या कहना है। एक्चुअली ये गोदी मीडिया के लिए जाता है, क्योंकि वहां कोई बहस करने वाला होगा नहीं। तो जो कहा गया, जो स्क्रिप्ट मिली, वही उनको पढ़ना है और फिर वही गोदी मीडिया पर हेडलाइन बननी है। आपकी तरह तो कोई विश्लेषण करेगा नहीं, कोई सवाल करेगा नहीं, उन्हें मालूम है। तो जहां उनको दिखाना है, गांव के साधारण लोग जो टेलीविजन पर देख रहे हैं, हालांकि अब उनसे ज्यादा रीच आपकी है। जो तमाम यूट्यूबर्स हैं वो उनकी ज्यादा विश्वसनीयता है, लोग उसको देखते हैं समाचार के लिए कि आज सही में खबर क्या है। वो तो मुझे लगता है गोदी मीडिया को मनोरंजन के लिए देखते हैं कि वहां मुर्गे लड़ रहे हैं, वहां देखा जाए, चल के थोड़ा एंटरटेन हो जाए। तो वहां लोग देखते हैं, बीपी बढ़ता है खामाखा लोगों का। तो वो केवल मैनेजमेंट था हेडलाइन का। और वही कल से मैं देख रहा हूं उन तमाम अखबारों में, उन तमाम टेलीविजन चैनल पर वही हेडलाइन है कि बहू बेटियों की इज्जत, और ये शिकायत किसी ने नहीं की। अरे साहब, शिकायत कैसे की जाए? प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संजय सिंह ने दिया, अखिलेश यादव ने दिया, कैसे जवाब आपको लगेगा? अच्छा रविकांत सर, एक तो बड़ा जरूरी सवाल मैं आपसे पूछने जा रही हूँ। जैसे इन लोगों को लगता है विपक्ष सवाल उठाता रहे, मीडिया सवाल उठाती रहे, मीडिया बताती रहे कि कोरोना में लोगों की मौत हो गई, ऑक्सीजन की कमी थी, लोग लाशें गंगा में बह रही थी, मणिपुर में ऐसा ऐसा हो रहा है, विपक्ष सामने आ जाए, चुनाव आयोग ऐसा ऐसा कर रहा है। तो ये लोग कुछ नहीं करते, सब बोलते थे सब चंगा सी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वहां भी कुछ नहीं हुआ, कोरोना में भी बढ़िया, महाकुंभ में भी कुछ नहीं हुआ, सब बढ़िया चल रहा है, सारी व्यवस्थाएं बढ़िया है। और इसी तरीके से इनको क्या लगता है कि लोग इंतजार कर रहे होते हैं कब आकर के ये बोल देंगे कि नहीं जी, जो जो विपक्ष ने बताया वो सब झूठ है, जो हम बता रहे हैं वो सच है, और लोग समझ लेंगे, लोग विश्वास करेंगे। नहीं नहीं, अब आएंगे साहब बताने के लिए कि विपक्ष ने झूठ बोला और हम विश्वास करने के लिए बैठेंगे। इनको ऐसा लगता है कि लोग इनका इंतजार करते हैं कि कब ये आकर के लिपापोती कर देंगे और इसका असर होगा। देखिए प्रज्ञा जी, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहुत जल्दबाजी में इन्होंने की, जी, बगैर किसी तैयारी की। स्क्रिप्ट जो मिली थी वही पढ़ना था। दरअसल कल से यात्रा शुरू हुई और आपने टाइमिंग जो रखी कि ताकि शाम का प्राइम टाइम जो है, वो प्राइम टाइम में क्या खबर चलनी है कि चुनाव आयोग ने ये कहा कि राहुल गांधी माफी मांगे देश से या 7 दिन में हलफनामा दें, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। ये हेडलाइन रही होगी, हमने चूंकि नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि राहुल गांधी देश से माफी मांगे, ये कल की प्राइम टाइम में चल रहा होगा। राहुल गांधी ने बिहार में जो रैली की है, जो यात्रा उनकी शुरू हुई है, ये मीडिया में नहीं होगा। तो रोज टास्क देना है। अब राहुल गांधी 17 दिन तक रहेंगे, 1 तारीख को बड़ी रैली होगी गांधी मैदान में, तो हर दिन चूंकि राहुल गांधी रहेंगे सुर्खियों में, आज मोदी जी कहीं और होंगे तो आज वो हेडलाइन मैनेजमेंट होगा, कल कोई और इवेंट होगा, परसों कोई बवाल हो जाएगा, नर्सों कोई ऐसा बयान दे देगा, उस पर बवाल शुरू हो जाएगा। असर पड़ता है क्या ग्राउंड पर? देखिए निश्चित रूप से ये कोशिश तो कर रहे हैं कि उसका असर पड़े, चीजें डाइल्यूट हों, लेकिन वो दौर निकल गया है। आज हो चुकी है ना रविकांत सर। कोई एक तो देखता नहीं है। हाँ, एक मुझे लगता है कि 10-12% लोग हैं अभी भी, और वो बेचारे ऐसे हैं जो आधार में लटके हैं, उनको कष्ट तो बहुत है, लेकिन वो मोदी जी और हिंदुत्व की राजनीति से अपने आप को थोड़ा एसोसिएट रख पा रहे हैं। नहीं, वही मैं पूछ रही हूँ, क्या आज भी ऐसे लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो आकर बताएंगे कि क्या सच्चाई, और वही मानेंगे जो वो बोलने आए हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। उनको बराबर बूस्टर डोज चाहिए, उससे और ज्यादा, उससे और, उनकी फितरत उसी तरह की हो गई है। अगर ये इस तरह के जवाब आने बंद हो जाएंगे तो शायद वो सच जान ले। इसलिए उन लोगों की आंखों पर बार बार पट्टी बांधी जा रही, 1, 2, 3 ऐसे करके चौड़ी होती जा रही है वो पट्टी। तो ऐसे 10-12% लोग हैं इस देश में अभी भी, मैं मानता हूं, कि जो वही विश्वास करना चाहते हैं कि जो मोदी जी की तरफ से आएगा। वो जानते हैं, उनका दिल सच में जानता है कि राहुल गांधी सही कर रहे हैं। आप अभी पूछेगा तो कहेंगे नहीं, बात तो सही है, लेकिन मोदी जी ने जो किया वो ठीक किया। अब बात सही राहुल गांधी की है, फिर भी मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको लगातार बूस्टर डोज की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी सही कर रहे हैं
और मोदी जी ने गड़बड़ किया, ये ना निकल जाए। तो मोदी जी भी सही कर रहे हैं, इसके लिए ये लगातार नस्तर उनको बार बार दिया जा रहा है, थोड़ा और अफीम, थोड़ा और नशा, इसके लिए है क्योंकि उनको भरोसा नहीं हो पा रहा है। राहुल गांधी पर की बात पर वो विश्वास करना नहीं चाहते, हो तो रहा है अंदर से, तो उसके लिए उन्हें इस तरह के तर्क दिए जाते हैं। अब आप देखिए, जो संघ के लोग हैं वो अब यही कह रहे होंगे चौराहे पर खड़े होकर के पान चबाते हुए, देखो वीडियोग्राफी चाहिए इनको, ये कैसे लोग हैं। वो कहेंगे कि सपा में लफंगे लोग हैं, राहुल गांधी ऐसे, उनको वीडियोग्राफी चाहिए, बहू बेटियों की इज्जत का सवाल है। अब साधारण लोगों को पहली बार ये लगता है कि हाँ बात तो सही है, लेकिन भाई ये वोटिंग राइट का मामला है, ये वहां कोई अश्लीलता थोड़ी हो रही है कि नाच गाना हो रहा है। भाई वोट डालने जिसमें हमारी छाती असल में 56 इंच की होती है कि हम एक लोकतंत्र के नागरिक हैं, जब हम वोट डालने जाते हैं तो हम दिखाते हैं कि साहब हमने देखो वोट डाला है। बिल्कुल। और ये चुनाव आयोग ने कराया कि आप अपना बताइए कि हमने वोट डाला है, आप इस देश के नागरिक हैं। तो जो राइट है जो हम एक्सरसाइज करते हैं और हमें गर्व होता है, उसको आप कह रहे हैं कि नहीं साहब उसमें प्राइवेसी है। काहे की प्राइवेसी है? ये बेवजह के कुतर्क देना चुनाव आयोग बंद करे। लोग जान चुके हैं, ऐसा ना हो कि ऐसी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग आकर के कुछ अपशब्द बोलने लगे, ये ना हो। हम लोग ये चाहते हैं और चुनाव आयोग की थोड़ी प्रतिष्ठा बनी रहे, लेकिन इन्होंने तो पूरी तरीके से तार-तार कर दिया है। प्रज्ञा जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। तो जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी चुनाव आयोग ने, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस सवालों के जवाब देने के बजाय खुद फंसता नजर आया, अपने ही सवालों में फंसता नजर आया। और आज विपक्ष ने जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक धागे खोल दिए हैं चुनाव आयोग के, वो सुनने योग्य है। हमारे उल्टा चश्मा यूसी पर लाइव चल रहा है, आप जाकर के देखें और समझिए कि आखिर चुनाव आयोग के कुतर्कों को किस तरीके से सामने रखा है विपक्ष ने। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।